मैंने अचानक लिन मुलान को बचा लिया, जो कि अगवा हुई एक रईस वारिस थी। एहसान चुकाने के लिए लिन परिवार की दादी ने मुझे 2 रास्ते दिए। या तो उनकी सबसे प्यारी पोती लिन मुलान से शादी करूं या 10 करोड़ युआन का छोटा सा इनाम ले लूं। मैंने बिना सोचे पैसे चुने और फौरन विदेश जाने वाली सबसे तेज फ्लाइट बुक कर ली। मैं बस जल्द से जल्द उस रईस लिन मुलान से दूर भागना चाहता था जिसे मैंने बचाया था, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में लिन मुलान को बचाने के बाद मैंने दिन में 5 नौकरियां की और बड़ी मेहनत से उसे एक लाडली राजकुमारी की तरह पाला। लेकिन वापस मिलने के बाद उसने किसी को भी उस कड़वी याद का जिक्र करने तक की इजाजत नहीं दी। ये देखते हुए कि मैंने लिन परिवार पर बड़ा एहसान किया है, दादी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बेवकूफी में कह दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं और जिंदगी भर उसका ख्याल रखना चाहता हूं। पर मैं ये नहीं जानता था कि लिन परिवार में वापस आने वाले दिन से ही लिन मुलान को बीजिंग के मशहूर शहजादे जी बाई यांग से प्यार हो गया था। शादी के बाद वो मुझसे बेरुखी से पेश आती और जब भी मेरा हाथ छूती तो उसे धोने के लिए तुरंत बाथरूम भाग जाती थी। बाद में वो गर्भवती हो गई। अपने प्रेमी को बदनामी से बचाने और उसके साथ रहने के लिए उसने खुद अपने हाथों से मुझे खाई से नीचे धकेल दिया। मरने से पहले वो अपनी हिल्स में खून के पास आई और ताना मारा, गुच्ची, तुम गरीबी की बदबू से भरे एक कंगाल इंसान हो। क्या तुम लिन मुलान के पति बनने के लायक भी हो? मेरी पहली पसंद हमेशा से यांग ही रहेगा और तुम जैसे तो कोई भी हो सकते हैं। जब दोबारा मेरी आंखें खुली, मैं उसी दिन में वापस आ गया था जब बूढ़ी मिसेज लिन ने मुझसे इनाम मांगा था। इस बार मैंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी और मुलान की तरफ देखा तक नहीं। मुझे कुछ नकद चाहिए और साथ ही अमेरिका का एक हवाई टिकट, सिर्फ कुछ पैसे। गुशा, क्या तुम मेरे साथ कोई चाल चल रहे हो? लिन मुलान की वो तीखी आवाज लिन परिवार के उस आलीशान विला की खामोशी को चीर गई। वो हाथ बांधकर उस कीमती चमड़े के सोफे पर बैठी थी। जिन आंखों में कभी मेरे लिए प्यार था, अब उनमें सिर्फ नफरत और हिकारत थी। उसे लौटे 3 दिन भी नहीं हुए थे और वो मामूली कपड़े जिन्हें मैंने अपनी बचत से खरीदा था अब चैनल के महंगे सूट में बदल चुके थे। उसके गले का वो चमकता हुआ हीरों का हार चीख चीख कर हमारी हैसियत के अंतर को बता रहा था। बूढ़ी मिसेज लिन मुख्य कुर्सी पर बैठी थी और उनके हाथों में चंदन की माला थी। उनकी तेज आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे किसी बेकार चीज की कीमत लगा रही हों। मिस्टर गू, आप अपनी बात सीधे कहें, उसकी बातों पर ध्यान न दें। तभी लिन मुलान के पीछे से सफेद सूट पहने एक आदमी बाहर आया। ये जी बाई यांग है, जो बीजिंग के रईस खानदानों का जाना माना नाम है। वो लिन मुलान के पास बैठ गया और बड़े हक से उसका हाथ थाम लिया। लिन मुलान पीछे नहीं हटी, बल्कि शर्माते हुए उसके और करीब हो गई। जी बाई यांग ने मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। मिस्टर गू ने मुलान को बचाया है, तो जाहिर है कि वो इसके बदले में कुछ मुआवजा जरूर चाहेंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मिस्टर गू की भूख आखिर कितनी बड़ी है। उसने जानबूझकर भूख शब्द पर जोर दिया था। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ दिखावे का रहम और तिरस्कार था। मैंने शांति से उन तीनों को देखा। उस खाई से गिरने का खौफनाक दर्द और टूटकर बिखर जाने का एहसास आज भी मेरी रगों में जिंदा था। लिन मुलान के वो शब्द कि तुम जैसा गरीब मेरे पति बनने के काबिल कैसे हो सकता है, आज भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने खुद को हकीकत में वापस खींचा। जी बाई यांग को नजरअंदाज करते हुए मैंने सीधे बूढ़ी मालकिन की तरफ देखा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। मेरी आवाज एकदम सपाट थी, जैसे मैं आज के मौसम के बारे में बात कर रहा हूं। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लिन मुलान जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। 10 मिलियन? गुशा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम दिन में 4 नौकरियां करते हो, होटल में बर्तन धोते हो और मजदूरी करते हो। मर मर के काम करके भी तुम महीने का कितना कमा लेते हो, और अब तुम 10 मिलियन मांग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि लिन परिवार का पैसा पेड़ों पर उगता है? उसकी आंखों की नफरत अब साफ झलक रही थी। मैं जानती थी तुमने मुझे किसी हमदर्दी की वजह से नहीं बचाया था। तुम एक नंबर के लालची इंसान हो। तुमने शरीफ बनने का नाटक किया, पर असल में तुम बस मोटी रकम ऐंठना चाहते थे, है ना? तभी जी बाई ने लिन को रोका। उसने मुलान की कलाई पकड़ी और उसे दिलासा देने लगा। मुलान, तुम नाराज मत हो। गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब करना ठीक नहीं है। वो मेरी तरफ मुड़ा और माथे पर बल डालकर दुख जताने का नाटक करने लगा। मिस्टर गू, मुझे लगा था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं, पर नहीं पता था कि आप इतने लालची निकलेंगे। 10 मिलियन लिन परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप जैसे मामूली इंसान को अचानक इतना पैसा मिल जाए तो वो भटक सकता है। मेरी सलाह है कि आप जमीन पर रहें, एक आध लाख रुपए लें और जाकर अपना कोई छोटा सा काम शुरू करें। क्या वो बेहतर नहीं होगा? उसका हर शब्द ऐसा था जैसे वो मेरा भला चाहता हो, पर असल में वो मेरे लालच और मेरी औकात का मजाक उड़ा रहा था। जी बाई यांग का वो पाखंडी चेहरा देखकर मुझे लगा कि पिछले जन्म में मैं कितना बेवकूफ था जो ऐसे घटिया इंसान से हार गया। मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और सीधा बूढ़ी मालकिन की तरफ देखा। मिसेज लिन, क्या आपकी पोती की जान की कीमत 10 मिलियन भी नहीं है? बूढ़ी दादी के हाथ रुक गए और उनकी आंखों में एक सख्त चमक दिखाई दी। लिन परिवार इस शहर का सबसे प्रतिष्ठित और अमीर खानदान है। अगर बाहर ये बात फैली कि उनकी बेटी की जान बचाने वाले को सिर्फ एक आध लाख देकर टाल दिया गया, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है, 10 मिलियन मैं तुम्हें दूंगी,
उनकी आवाज में एक भारीपन और हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। दादी, लिन मुलान घबरा गई और पैर पटकने लगी। आप इसकी इतनी बेतुकी मांग कैसे मान सकती हैं? इस जैसे कंगाल आदमी को क्या पता कि इतने पैसों का क्या करना है। दादी ने हाथ उठाकर मुलान को चुप करा दिया। वो मुझे घूरने लगी और उनका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। गुची, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ, पर ये पैसे लेने के बाद तुम्हें एक समझौते पर दस्तखत करने होंगे। आज के बाद तुम कभी किसी से ये जिक्र नहीं करोगे कि तुमने मुलान को बचाया था, और न ही तुम कभी दोबारा मुलान या लिन परिवार के सामने किसी भी बहाने से आओगे। क्या तुम ये कर सकते हो? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सर हिला दिया। बिल्कुल, मैं तो आपसे भी ज्यादा यही चाहता हूं कि इस जन्म में हमारा दोबारा सामना न हो। लिन मुलान सन्न रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसे लगा था कि मैं उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाऊंगा और बेशर्मों की तरह उसे चिपका रहूंगा। गुची, नाटक बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे लेकर तुम्हारी गंदी नाली जैसी नीच औकात की बदबू मिट जाएगी? मेरी नजरों में तुम हमेशा एक गिरे हुए गरीब ही रहोगे। तभी जी बाई यांग ने अपनी जीत की खुशी में बात काटी। मिस्टर गू, मुलान की बातें कड़वी जरूर हैं पर सच हैं। अपनी हैसियत से बाहर कदम मत बढ़ाओ। पैसे लो और वापस अपनी उसी कीचड़ भरी दुनिया में चले जाओ। मैं उन्हें एक सुर में गाते हुए देख रहा था और मुझे उन पर हंसी आ रही थी। पैसे कब तक मिल जाएंगे? मैंने उनके मजाक को अनसुना करते हुए दादी की तरफ देखा। मैं बैंक को चेक तैयार करने के लिए कह दूंगी, दादी ने कहा, पर मैंने जवाब दिया कि मुझे बैंक ट्रांसफर चाहिए, चेक नहीं। चेक रुकवाए जा सकते हैं और मैं उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं देना चाहता था। दादी ने मुझे गौर से देखा और फिर मान गई। ठीक है, कल दोपहर अपनी पहचान के कागजात लेकर ऑफिस आ जाना और एग्रीमेंट साइन कर देना। मैं बिना रुके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कल दोपहर मिलते हैं। पैसे मिलते ही मैं गायब हो जाऊंगा और दुआ करता हूं कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अगले दिन दोपहर को मैं वक्त पर लिन ग्रुप के ऑफिस पहुंच गया। उस समझौते की शर्तें बहुत सख्त थीं, जैसे मेरा मुलान का नाम लेने तक का हक छीन लिया गया हो। मैंने उसे ठीक से पढ़ा भी नहीं और सीधे अपने दस्तखत कर दिए। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मेरे खाते में 10 मिलियन जमा हो चुके थे। उन नंबरों को देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी। अब इस पल से मैं पूरी तरह आजाद था। मैं लिन ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आया और टैक्सी लेकर अपने उस छोटे से बेसमेंट वाले कमरे में लौट आया। इस जगह में मेरे पिछले जन्म की सारी मेहनत और सारा दर्द बसा था। कोने में रद्दी कागजों का एक ढेर लगा हुआ था। मैंने लिन मुआन के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे। मेज पर रखा वो टूटा हुआ सस्ता कांच का गिलास एक फेरी वाले का तोहफा था, जब मैंने अपने पिता की इकलौती पुरानी घड़ी गिरवी रखकर उसे जुकाम की दवा के पैसे दिए थे। मेरी पिछली जिंदगी में जब लिन मुआन वापस अपने परिवार के पास गई थी, तब वो अपने साथ इस गिलास के अलावा और कुछ नहीं ले गई थी। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा था कि ये हमारी साथ बिताई मुश्किलों की इकलौती निशानी है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उस गिलास को सिर्फ इसलिए ले गई थी ताकि जी बाई यंग की हमदर्दी पाने के लिए उसे दिखा सके कि उसने समाज के निचले स्तर पर कितने जुल्म सहे हैं। आखिर में उस कप को जी बाई यंग ने मेरे सामने ही बड़ी बेपरवाही से चकनाचूर कर दिया था। मैंने उस गिलास को उठाया, कूड़ेदान के पास गया और उसे एक जोरदार आवाज के साथ छोड़ दिया। कांच के टुकड़े फर्श पर हर तरफ बिखर गए थे। कूड़े को कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। ठीक तभी उस किराए के कमरे का खस्ताहाल लोहे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। लिन मुआन अपनी नाक ढके हुए नफरत भरी नजरों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। जी बाई यंग उसके पीछे चला आ रहा था। उसने एक साफ सफेद रुमाल पकड़ा हुआ था और खुद को हवा करने का नाटक कर रहा था। तुम सच में ऐसी घिनौनी जगह पर छिपे हुए थे। उबड़ खाबड़ सीमेंट के फर्श पर लिन मुआन की हाई हील्स की चुभने वाली आवाज गूंज रही थी। ये बदबू तो किसी गंदे नाले से भी ज्यादा घिनौनी है। जी बाई यंग ने हल्के से माथे पर बल डाला और उसका अंदाज घमंड से भरा हुआ था। वार्नर, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी जगह पर मत आया करो। इस माहौल में अगर तुम एक सेकंड भी और रुकी तो तुम्हें भयंकर इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने ऊपर देखे बिना ही अपने कुछ फटे पुराने कपड़ों को समेटना जारी रखा। मिस लिन, आप जैसी महान हस्ती का यहाँ आगमन कैसे हुआ? यहाँ किस लिए आई हैं आप? हमारा लेन देन तो कब का खत्म हो चुका है। लिन मुआन अंदर आई और उसकी नजरें उस छोटे से कमरे के चारों ओर घूमने लगी। जब उसने कूड़ेदान में कांच के टुकड़े देखे तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। गुची, तुमने वो कब तोड़ दिया? उसने कूड़ेदान की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज काफी तीखी और कड़वी थी। मैंने अपने कपड़े अपने पुराने कैनवस बैग में ठूंस दिए और जिप बंद कर दी। ये बस एक टूटा हुआ कप है। ये बेकार में जगह घेर रहा था, इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। तुम्हें पता ही क्या है? लिन मुआन ने बिना सोचे समझे पलटवार करना चाहा, लेकिन फिर अचानक रुक गई। उसने अपने पास खड़े जी बाई यंग की ओर देखा और अपनी बात वहीं दबा ली। वो जी बाई यंग के सामने अतीत से जुड़ा अपना कोई भी लगाव जाहिर नहीं कर सकती। जी बाई यंग ने लिन मुआन के बदलते भावों को गौर से भांप लिया था। वो आगे बढ़ा और अपने पैर से जमीन पर पड़े टूटे कांच को कुरेदने लगा। उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मिस्टर गू वार्नर बहुत जज्बाती लड़की है। चाहे वो कूड़ा ही क्यों न हो, उसे उसमें भी कोई मतलब मिल ही जाता है। तुम उसे इतनी बेरहमी से कैसे तोड़ सकते हो? तुम वाकई बहुत बेमुरवत इंसान हो।
उसने लंबी सांस ली, अपने बटुए से 100 येन का नोट निकाला और उसे किसी भिखारी को भीख देने की तरह मेरे पैरों के पास फेंक दिया। 100 येन में तुम इन सस्ते और घटिया खिलौनों की एक पूरी टोकरी खरीद सकते हो। इसे वार्नर की तरफ से मुआवजा समझकर रख लो। अपने चेहरे पर यह पत्थर जैसा भाव मत बनाओ। वो उड़ता हुआ नोट मेरे कैनवस बैग पर जा गिरा। मैंने अपना काम रोका, धीरे से सीधा खड़ा हुआ और जी बाई यंग की तरफ बर्फीली नजरों से देखा। यंग मास्टर जी, आपका पैसा बहुत गंदा है, मुझे इससे घिन आती है। जी बाई यंग का चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा उठा। गूची, अपनी किस्मत को हद से ज्यादा मत आजमाओ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ 10 मिलियन होने से तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? मेरी नजरों में तुम अभी भी एक मामूली कीड़े हो जिसे सिर्फ अपनी पूंछ हिलाना आता है। लिन मुआन तुरंत जी बाई यंग के बचाव में खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। गूची, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? बाई यंग ने मेहरबानी करके तुम्हें पैसे दिए और तुम उसे ही बुरा भला कह रहे हो। अभी पैसे उठाओ और बाई यंग से माफी मांगो। उसका ये खुद को सही समझने वाला तरफदारी भरा बर्ताव बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पिछली जिंदगी में था। मैं तिरस्कार से मुस्कुराया, अपना पैर उठाया और सीधे उस 100 येन के नोट पर रखकर उसे जोर से कुचल दिया। माफी मांगू? क्या वो इसके लायक भी है? लिन मुआन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है? मैं अंधा था इसलिए तुम्हारे नखरे उठाता था। अब मेरी नजरों में तुम्हारी कीमत इस कूड़ेदान में पड़े कांच के एक टुकड़े जितनी भी नहीं है। लिन मुआन की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि गूची, जो कभी उसकी हर बात मानता था, उसकी मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से कांप रही थी और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वो दर्द से करा उठी। मिस लिन, अपना ये घमंडी चेहरा मेरे सामने से हटा लीजिए। मैंने झटके से उसका हाथ अपनी तरफ से हटा दिया। अपने इस पालतू कुत्ते को लो और मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलाने और तुम पर जबरन घर में घुसने का इल्जाम लगाने में कोई परवाह नहीं होगी। ये देखकर जी बाई यंग तुरंत लिन मुआन को संभालने के लिए लपका और मुझे गुस्से से घूरते हुए बोला, गूची, तुम बस इंतजार करो। जिंगझो में अगर तुमने मुझ जी बाई यंग को नाराज किया है तो मेरे पास तुम्हें तड़पाने के 100 तरीके हैं। मैंने अपना कैनवस बैग उठाया और उसे अपने कंधे पर लटकाकर बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा तैयार हूं, बस डर इस बात का है कि तुम में इतनी काबिलियत ही नहीं है। मैं उन दोनों को वहीं पीछे छोड़ते हुए उस किराए के कमरे से बाहर निकल गया। गूची, तुम इतने बदतमीज और निर्दयी कैसे हो गए? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरे पीछे से लिन मुआन की झुंझलाई हुई आवाज आई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। किराए का कमरा छोड़ने के बाद मैं सीधे एयरपोर्ट के पास वाले एक साधारण होटल में चला गया। मेरी फ्लाइट आज से ठीक 6 दिन बाद की थी। मुझे बस कुछ दिन शांति से इंतजार करना था। हालांकि लिन परिवार का मुझे इतनी आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। तीसरे दिन की शाम को मेरे दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। काले सूट पहने 2 बॉडीगार्ड हाथ में एक सस्ता सूट लिए बाहर खड़े थे। मिस्टर गू, पुरानी मालकिन का हुक्म है कि आपको लिन परिवार के कार्यक्रम में शामिल होना ही होगा। आज रात परिवार की तो सिर्फ रखे गए शुक्रिया भोज में आपका आना जरूरी है। बॉडीगार्ड का लहजा बहुत सख्त था और उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने माथे पर बल डाला, समझौता साइन हो चुका है और मुझे पैसे भी मिल गए हैं। किसी शुक्रिया भोज में शामिल होने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है। बॉडीगार्ड तिरस्कार से मुस्कुराया। मालकिन ने कहा है कि अगर आप नहीं गए तो उनके पास उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बर्बाद करने के बहुत से तरीके हैं जहां आप काम करते थे। मैंने सुना है कि वहां के लोग आपका बहुत ख्याल रखते थे। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मिसेज लिन अब मासूम लोगों के जरिए मुझे धमका रही हैं। मेरी पिछली जिंदगी में उस ठेकेदार ने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मुझे कुछ 100 येन उधार दिए थे। भले ही मैं पत्थर दिल हूं, लेकिन मैं अपने मददगार को मुसीबत में नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं चलूंगा। मैंने वो सूट लिया और उनके सामने ही उसे पहन लिया। वो सूट जाहिर तौर पर 2 साइज छोटा था। उसका कपड़ा खुरदरा था और मैं उसमें एक मजाकिया जोकर जैसा लग रहा था। लिन परिवार जानबूझकर मुझे उस दावत में शर्मिंदा करना चाहता है ताकि जी बाई यंग की महानता को उभारा जा सके। रात के ठीक 8 बजे मुझे बॉडीगार्ड्स की निगरानी में दावत में ले जाया गया। ये जिंगझो के सबसे आलीशान होटल का हॉल था। वो शानदार हॉल सजी धजी औरतों और चमकते रेशमी लिबासों से भरा हुआ था। अंदर कदम रखते ही सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। ये कौन है? इतने घटिया कपड़ों में ये अंदर कैसे आ गया? सुना है इसी ने लिन परिवार की बड़ी बेटी की जान बचाई थी। ये तो वही बात हुई कि जैसे कोई मेढक हंस का मांस खाने का ख्वाब देख रहा हो। इसे तो अपनी औकात का अंदाजा तक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी शाओ के मुकाबले तो इसकी और उनकी दुनिया ही अलग है। ये कड़वे ताने बिना किसी रोक टोक के मेरे कानों में पड़ रहे थे। मैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप कोने में रखे सोफे की तरफ चल दिया। मैं वहां बैठ गया और मेज से पानी का एक गिलास उठा लिया। कुछ ही देर बाद भीड़ में एक जोरदार हलचल मच गई। लिन मुआन जी बाई यंग के हाथ में हाथ डाले किसी सितारे की तरह बाहर आई लिन मुआन नीले रंग के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी और जी बाई यंग ने एक बेहतरीन टक्सीडो पहना था जिस पर कीमती ब्रोच लगा था। वे दोनों साथ खड़े होकर वाकई एक बेहतरीन जोड़ी लग रहे थे। स्टेज पर खड़ी होकर पुरानी मिसेज लिन ने मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत किया।
अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरी पोती वार्नर के इस शुक्रिया भोज में आप सभी का स्वागत है। वार्नर कई दिनों तक हम सबसे दूर रही थी। जी परिवार के छोटे वारिस जी बाई यंग की बड़ी मदद की बदौलत ही वो सुरक्षित वापस लौट पाई है। बाई यंग बहुत ही वफादार और नेक इंसान है। लिन परिवार उसका हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेगा। मैं कोने में बैठा उस बूढ़ी औरत की झूठी बातें सुनता रहा। मिसेज लिन की उन बातों को सुनकर मुझे लगभग हंसी ही आ गई थी। वो मैं ही था जिसने लिन मुवान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। सारा श्रेय जी बाई यांग ले गया, जबकि मैं असली रक्षक अपना नाम तक सुनने लायक नहीं समझा गया। तभी जी बाई यांग रेड वाइन के 2 गिलास लिए सीधे मेरी ओर चला आया। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उसकी आवाज न ज्यादा तेज थी, नहीं धीमी, बस इतनी कि आसपास के लोग उसे सुन सकें। मिस्टर गू, यहाँ बिल्कुल अकेले बैठना कितना उबाऊ है। लीजिए, मैं आपके सम्मान में जाम पीना चाहता हूँ। उसने मेरी ओर रेड वाइन का गिलास बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। मैं नहीं पीता। जी बाई यांग की आंखों में पल भर के लिए नफरत की चमक दिखाई दी, मगर फिर भी उसने मासूम होने का नाटक किया। मिस्टर गू, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं या उस दिन कमरे में जो हुआ उसके लिए अब भी नाराज हैं? मैं जानता हूं कि वार्नर ने मुझे चुना इसलिए आप जल रहे हैं, पर भावनाओं के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उसने जानबूझकर आवाज ऊंची की और आसपास के मेहमान बातें छोड़कर यहां देखने लगे। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम वाकई मेरी जलन के लायक भी हो? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। जी बाई यांग अचानक एक कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ा गया। उसके हाथ का रेड वाइन वाला गिलास सीधे उसके सीने पर जा गिरा। ओह! जी बाई यांग जोर से चिल्लाया और नाटक करते हुए पीछे की तरफ जमीन पर गिर गया। गहरी लाल वाइन ने उसकी महंगी सफेद शर्ट पर तुरंत दाग लगा दिया और पूरे कमरे में खलबली मच गई। लिन मावान भीड़ को चीरते हुए पागलों की तरह भागकर वहां पहुंची। बाई यांग, क्या तुम ठीक हो? उसने दुखी होकर जी बाई यांग को उठाया और जल्दी जल्दी टिश्यू से उसे पोंछने लगी। जी बाई यांग की आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वार्नर, मैं ठीक हूं। मिस्टर गू का मूड शायद खराब था। उन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया होगा। उसकी चालाकी भरी बातों ने लिन मावान के गुस्से में आग में घी का काम किया। लिन मावान ने झटके से सिर घुमाया और गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। वो दौड़कर मेरे पास आई और अपना हाथ मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठाया। मैंने हल्का सा सिर झुकाया और बड़ी आसानी से उसका थप्पड़ बच गया। गूचे, तुम नीच और कंगाल इंसान। लिन मावान ने गुस्से में मेरी ओर उंगली उठाई। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कान के पर्दे फाड़ सकते। बाई यांग ने तुम्हें प्यार से ड्रिंक दी और तुमने उसे धक्का देने की हिम्मत की। तुम अभी के अभी घुटने टेको और बाई यांग से माफी मांगो, वरना आज मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। आसपास के मेहमान भी मेरी बुराई करने लगे। कितना बदतमीज और जाहिल है। लिन परिवार ने ऐसे घटिया इंसान को दावत में कैसे बुला लिया? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। सबकी आंखों में मत चुभो। मैं वहीं खड़ा रहा, इन अमीर कहलाने वाले लोगों को ठंडी नजरों से देखते हुए। अगर मैं कहूं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा तो माफी नहीं मांगोगे? गूचे, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी औकात क्या है? लिन मावान की आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत भरी थी, मानो वो किसी गंदी और घिनौनी चीज को देख रही हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और मेरी तरफ इशारा करती उसकी उंगली कांप रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम इस समाज में जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने वो 10 मिलियन लिए हैं? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें कुचलना एक चींटी को मारने से भी आसान है। जी बाई यांग लिन मावान के सीने से लग गया और अपनी घिनौनी एक्टिंग जारी रखी। उसने धीरे से लिन मावान का स्कर्ट खींचा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे वो कभी भी बेहोश हो जाएगा। वार्नर, रहने दो। मिस्टर गू शायद अपनी गरीबी की वजह से खुद को कमतर महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैं बस अपने कपड़े बदल लूंगा। मेरी वजह से सबका मजा खराब मत करो। वो जितना ज्यादा ऐसा कहता, लिन मावान को उतना ही लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है और मेरे लिए उसकी नफरत और भी बढ़ती गई। नहीं, आज उसे घुटने टेक कर और नाक रगड़कर तुमसे माफी मांगनी ही होगी। तभी बूढ़ी मिसेज लिन बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आई। उनका चेहरा उतरा हुआ था और हाथ में चंदन की माला उनके कसने से आवाज कर रही थी। गूचे, लिन परिवार तुम्हें इज्जत दे रहा है, नमक हराम मत बनो। बुढ़िया की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अटल दबाव था। अगर तुमने आज घुटने टेक कर इस मामले को खत्म नहीं किया तो मैं किसी भी वक्त बैंक से तुम्हारे 10 मिलियन फ्रीज करवा सकती हूँ। इतना ही नहीं, मैं ये तय करूंगी कि तुम जिंगझोउ क्या पूरे देश में कहीं भी रोटी न कमा सको। जैसे ही बुढ़िया ने बात खत्म की, काले कपड़ों में 1 दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया और एक कोने में फंसा दिया। आसपास के मेहमान पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अच्छा तमाशा देखने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। इस वक्त दबाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। सबको लगा कि मैं समाज के सबसे निचले तबके का एक गरीब इंसान लिन परिवार की ताकत के आगे घुटने टेक कर रहम की भीख मांगूंगा। लिन मावान का वो घमंडी चेहरा, जी बाई यांग की नफरत भरी आंखें और बुढ़िया के तेवर देखकर मैं अचानक हंस पड़ा। उस सन्नाटे से भरे हॉल में मेरी हंसी बड़ी अजीब लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? लिन मावान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे मेरी हंसी से थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैंने अपनी हंसी रोकी और धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला।
मैं तुम खुद को समझदार कहने वाले अमीर लोगों पर हंस रहा हूं कि एक मामूली एक्टर ने तुम सबको बेवकूफ बना दिया। बोलते हुए मैंने अपने फोन पर एक ऐप खोला। यह हैकिंग का हुनर मैंने अपने पिछले जन्म में सीखा था। कहीं मेरा मालिक पैसे न मार ले, इसलिए मैं बस खाली बैठा था और मैंने इस होटल का कैमरा सिस्टम हैक कर लिया। लिन मावान, अपनी आंखें खोलकर जरा साफ देख लो कि असली घटिया इंसान कौन है। मैंने एंटर की बटन दबा दी। हॉल के बीच में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन अचानक झिलमिलाई और फिर उस पर लिन परिवार का वीडियो हटने लगा। उस पर होटल के कैमरों का वीडियो चलने लगा। वीडियो में वो सब साफ दिख रहा था जो अभी अभी हुआ था। जी बाय यांग हाथ में वाइन का गिलास लेकर मेरी तरफ आया। मैंने तो उसके पास आने पर एक कदम पीछे ही हटाया था। मेरे हाथ जेब में ही थे और मैंने उसे छुआ तक नहीं था। जी बाय यांग ने जानबूझकर अपने ही बाएं पैर से खुद को ठोकर मारी और फिर बड़ी सफाई से पूरी वाइन अपने सीने पर गिरा ली। आखिर में वो पीछे की तरफ गिरा और अपना वो घटिया नाटक पूरा किया। पूरी घटना हर एंगल से सबके सामने आ गई थी। यहां तक कि गिरने से पहले उसके होठों पर आई वो कमीनी मुस्कान भी साफ दिखाई दे रही थी। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उस बड़ी स्क्रीन पर टिकी थीं। उनके चेहरों के हाव भाव देखने लायक थे। जो मेहमान अभी मुझे घुटने टेकने को कह रहे थे, अब उनके गले में जैसे कुछ फंस गया हो। एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैंने फोन वापस जेब में रखा और हाथ बांधकर जी बाय यांग की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जिसका चेहरा फक पड़ चुका। मिस लिन, आपकी एक्टिंग वाकई काबिले तारीफ है, मगर कुछ कमी रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ चाल चलने की? जी बाय यांग का वो मासूम चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आवाज वैसी ही तीखी थी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसने लिन मावान को धक्का दिया और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया कि यह वीडियो नकली है, तुमने इसे खुद बनाया है। स्क्रीन पर वीडियो बार बार चल रहा था। हर बार का प्ले जी बाय यांग के चेहरे पर एक करारे तमाचे जैसा था। मेहमान आपस में खुसर पुसर करने लगे। बाय यांग के लिए उनकी हमदर्दी अब नफरत और मजाक में बदल चुकी थी, तो यह खुद ही गिर गया था। कितनी शर्म की बात है कि इसकी एक्टिंग ऑस्कर के लायक भी नहीं है। इतने बड़े खानदान का वारिस, जी परिवार का बेटा, एक आम आदमी को फंसाने के लिए इतनी घटिया हरकत पर उतर आया। यह वाकई शर्मनाक है। लिन परिवार ने इस बार सच में गलती कर दी, ऐसे धोखेबाज को चुनकर। ये बातें लिन मावान के कानों में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर उसकी पहली प्रतिक्रिया अब भी मुझसे माफी मांगने की नहीं थी। गूचे, तुम इतने चालाक कैसे हो सकते हो कि छिपकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे? लिन मावान अचानक मुड़ी और मुझे बुरी तरह घूरने लगी। तुम बस बाय यांग का नाम खराब करना चाहते हो ना? तुम नीच लोग, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। उसकी ऐसी जिद्दी और नासमझ हालत देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ हंसी आ रही थी। लिन मावान, अगर तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है तो इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दो। मैंने पास की मेज से एक माइक उठाया और मेरी आवाज पूरे हॉल के स्पीकरों में गूंज उठी। उसने पहले मुझे उकसाया था, उसने खुद पर वाइन गिराई। मैंने तो बस सच दिखाया है, तो इसमें मैं गलत कैसे हो गया? मैंने वहां मौजूद हर शख्स को अपनी नजरों से स्कैन किया। क्या यही है आप लोगों की तथाकथित ऊंची सोसाइटी, जहां दिन को रात बताया जाता है और गलत को सही साबित किया जाता है? बूढ़ी मिसेज लिन गुस्से से कांप उठी, मेरी ओर इशारा करते हुए चिल्लाईं कि यह बगावत है, बिल्कुल बगावत है। गार्ड्स, इस बदतमीज इंसान को धक्के मारकर यहां से बाहर निकालो। एक दर्जन बॉडीगार्ड्स फिर से आगे बढ़े। मैं बिना किसी डर के वहां खड़ा रहा और ठंडी नजरों से बूढ़ी मिसेज लिन को देखता रहा। मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे लिन परिवार से अपने 1 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं। अब से मुझ गुची का लिन मावान या लिन परिवार के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे इस घिनौने सर्कल में एक दिन भी और नहीं रहना चाहता। मैंने मेज पर जोर से माइक्रोफोन पटक दिया, जिससे कान फोड़ने वाली आवाज गूंज उठी। मैं पलटा और तेजी से बैंक्वेट हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं जहां से भी गुजरा, बॉडीगार्ड्स मेरे दबदबे से सहम गए और उन्होंने अपने आप ही मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। लिन मावान मेरी मजबूत पीठ को देखती रही और अचानक उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज जो उसकी थी अब उसके काबू से बाहर हो रही हो। उसने अनजाने में कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके घमंड ने उसे तुरंत रोक दिया। गुची, अगर तुम मेरे घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाओगे भी, तब भी आज तुम्हें यह कमरा छोड़ना ही होगा। मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखूंगी। लिन मावान पीछे से फटी हुई आवाज में चिल्लाई। मैं न तो पीछे मुड़ा और न ही मेरे कदम रुके। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैंने हॉल का भारी दरवाजा खोला और उस घुटन भरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। रात की ठंडी हवा ने मुझे छुआ और मुझे पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस होने लगा। जाओ और पता लगाओ कि वो कंगाल गुची कहाँ गया है। लिन मावान ने गुस्से में अपनी मेज पर रखे सारे कागजात जमीन पर फेंक दिए। उस अजीबोगरीब दावत को गुजरे अब 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में लिन मावान को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी है। हर सुबह जब वो उठती थी तो उसके बिस्तर के पास अब पेट को राहत देने वाला गर्मा गर्म दलिया लाने वाला कोई नहीं था।
उसे अपने महंगे कपड़ों के साथ पहनने के लिए कभी मैचिंग गहने नहीं मिलते थे, क्योंकि पहले गुची ही ये सब करता था। जब भी उसके पेट में दर्द होता वो तड़पती और बाईयांग को बुलाती थी, लेकिन वो आदमी सिर्फ एक रटा रटाया जुमला बोल देता था, ज्यादा गर्म पानी पियो, मैं अभी मीटिंग में हूं। पुराने वक्त में गुची भारी बारिश में भी पूरे शहर के चक्कर काटता था, सिर्फ उसके लिए, वो गर्म दलिया लाने के लिए, जो उसे पीना सबसे ज्यादा पसंद था। लिन मावान ने अपना माथा रगड़ा जिसमें हल्का दर्द हो रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी। वो मानना नहीं चाहती थी कि उसे गुची की सेवा की आदत हो गई है। उसने बस ये मान लिया कि उस सस्ते नौकर ने अचानक काम छोड़ दिया है, इसलिए उसे तालमेल बिठाने में वक्त लग रहा है। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से थी कि बाईयांग का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। कई बार उसे बाईयांग के कोट से किसी सस्ती और तेज खुशबू वाले परफ्यूम की महक आती थी। जब वो उससे सवाल करती तो बाईयांग उसे चिढ़कर झिड़क देता और कहता कि वो बेकार का शक कर रही है। मैडम, पता चल गया। असिस्टेंट ने घबराते हुए दरवाजा खोला और एक फाइल थमा दी। गुची मिल गया? वो हेइचेंग चला गया है और उसने उन्हें करोड़ रुपयों से एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की है, जो अभी काफी अच्छी चल रही है। लिन मावान ने फाइल झपटी और गुची की फोटो को गौर से देखने लगी, जिसमें वो सूट पहने हुए बहुत ही शानदार और आत्मविश्वासी लग रहा था। फोटो में गुची की आंखें तेज थीं और उसका अंदाज बहुत ही शांत और गंभीर था। उसमें उसके पुराने दबे कुचले और लाचार गरीब रूप का कोई नामो निशान नहीं था। लिन मावान के दिल में अचानक हाथ से सब कुछ निकल जाने का एहसास और जलन भर गई। वो हमारे लिन परिवार के पैसों पर इतनी ऐश की जिंदगी कैसे जी सकता है? लिन मावान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मेरे लिए फौरन हेइचेंग की फ्लाइट टिकट बुक करो। मैं खुद जाकर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कर क्या रहा है। अगली दोपहर लिन मावान 10 सेंटीमीटर ऊंची हील्स पहने हुए बेहद आक्रामक अंदाज में मेरी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई। वो अब भी किसी घमंडी शहजादी की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने रिसेप्शनिस्ट की बात अनसुनी की और सीधे मेरे केबिन में घुस आई। मैं अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठा हुआ हाथ में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रहा था। शोर सुनकर मैंने पलकें तक नहीं झपकाई। गुची, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पीठ पीछे कंपनी खोल सको। लिन मावान मेज तक आई और उसने अपने दोनों हाथ जोर से मेज पर पटके। मैंने धीरे से रिपोर्ट बंद की, ऊपर देखा और ठंडी नजरों से उसे घूरने लगा। मिसेज लिन, किसी के दफ्तर में बिना इजाजत घुसना एक कानूनी अपराध है। गुची, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मेरे साथ वापस चलो और मैं तुम्हारी पिछली बदतमीजी को माफ कर दूंगी। मुझे माफ करोगी? लिन मावान, क्या तुम्हें समझने में कोई दिमागी परेशानी हो रही है? मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हूं। लिन मावान अवाक रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वो मुझे गौर से देखती रही, जैसे मेरे चेहरे पर किसी बनावटीपन को ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। मेरी आंखों में सिर्फ नफरत भरा मजाक था, वो पुराना प्यार कहीं नहीं था। दिखावा बंद करो। लिन मावान अपनी घबराहट छिपाने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाई। तुम जानबूझकर यहां आए। ये कंपनी खोलना सिर्फ मेरा ध्यान खींचने का एक तरीका है ना? तुम्हें लगता है कि सूट पहनकर तुम अपनी गरीबी को छिपा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमेशा एक मामूली और बेकार इंसान ही रहोगे, जो सिर्फ लिन परिवार के टुकड़ों पर पल सकता है। मैंने शांति से उसका चिल्लाना सुना और मेरे होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में उसने इसी घमंड भरे लहजे में मुझे मिट्टी में मिला दिया था। मैं खड़ा हुआ और धीरे से मेज के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। मेरा कद और मेरा रुतबा उसे छोटा महसूस कराने लगा। लिन मावान अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। लिन मावान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पहली पसंद हमेशा बाईयांग ही रहेगा? मैंने उसकी आंखों में देखकर वही शब्द दोहराए जो उसने पिछले जन्म में पहाड़ की चोटी पर मुझसे कहे थे। और मैं, ये मामूली गरीब आदमी, सिर्फ तुम्हारा बैकअप बनने के लायक हूं। लिन मावान एकदम सुन्न पड़ गई और अपनी जगह पर जम गई। फटी आंखों से मुझे देख रही थी और बुरी तरह डरी हुई थी। ये बातें तो उसने सिर्फ अपने दिल के सबसे अंधेरे कोने में सोची थीं, जो उसने कभी किसी से नहीं कही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके दिल के सबसे गंदे राज को इतनी सटीकता से कैसे जान गया। तुम्हें कैसे पता? उसके होंठ कांप रहे थे और वो एक पूरा जुमला तक नहीं बोल पा रही थी। मैंने उसे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। मैं उसे अपनी बातों से चोट पहुंचाता रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी शहजादी हो? तुम बस एक एहसान फरामोश, मतलबी और पत्थर दिल इंसान हो। तुम मेरी कुर्बानियों का फायदा उठाती हो और फिर मेरी ही औकात को नीचा दिखाती हो। तुम बाईयांग की ताकत को पसंद करती हो, लेकिन उसके गिरे हुए किरदार को नहीं देख पाती। अब मेरी नजरों में तुम्हारी अहमियत सड़क के किसी आवारा कुत्ते से भी कम है। लिन मावान की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। उसने अपने कान बंद कर लिए और पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। मैं उसकी ये हालत और ज्यादा नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया। सिक्योरिटी, ऊपर आओ और इस पागल औरत को दफ्तर से बाहर निकालो। आधे मिनट के अंदर 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स अंदर आए और उन्होंने लिन मावान को दोनों तरफ से पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, जानते हो मैं कौन हूं? मैं लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूं। लिन मावान ने उनसे छूटने की पूरी कोशिश की,
गुस्से और डर की वजह से उसका मेकअप पूरी तरह खराब हो चुका था। मैं अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और फिर से फाइल पढ़ने लगा। इसे बाहर फेंको। इस तरह के कचरे को मेरी कंपनी में दोबारा मत आने देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा कहने की? गुची, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। लिन मावान बहुत बुरी हालत में वापस चिंगझाऊ पहुंची, जहां उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने लिन परिवार को तबाह कर दिया। जी बाइयांग बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने न सिर्फ कई औरतों के साथ गुपचुप रिश्ते रखे थे, बल्कि उस पर लिन परिवार के प्रोजेक्ट से करोड़ों की धोखाधड़ी का शक भी था। सच सामने आने के बाद पुलिस ने बाइयांग को गिरफ्तार कर लिया। वो एक गैरकानूनी जुआ घर में पार्टी कर रहा था। इस खबर ने चिंगझाऊ के पूरे बिजनेस जगत को हिलाकर रख दिया। लिन ग्रुप के शेयर मिट्टी में मिल गए। 10 मिनट में ही कंपनी की बाजार वैल्यू अरबों में गिर गई। बूढ़ी मिसेज लिन को स्ट्रेस की वजह से लकवा मार गया और वो आईसीयू में बेहोश पड़ी हैं। लिन मावान पूरी तरह घबरा गई और बाइयांग से सवाल करने जेल पहुंच गई। जेल की सलाखों के पीछे बाइयांग का वो शरीफ और सभ्य चेहरा अब गायब था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह खौफनाक थीं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या मेरा मजाक उड़ाने आई हो? बाइयांग उस पर बुरी तरह चिल्लाया। लिन मावान रोने लगी और जोर जोर से कांच पीटने लगी। बाइयांग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने लिन परिवार को क्यों बर्बाद किया? बाइयांग अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। वो तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। झूठ बोला? अरे ये तो तुम्हारी बेवकूफी थी। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम जैसी इस्तेमाल की हुई चीज की तरफ देखूंगा भी? अगर लिन परिवार की दौलत का लालच न होता तो क्या मैं तुम जैसी बेवकूफ को झेलता, जो असल में खुद दूसरों के आगे हाथ फैला रही है? उसका हर शब्द किसी तेज चाकू की तरह लिन मावान के दिल के आर पार हो रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। सिर्फ इसी पल उसे जी बाइयांग का असली चेहरा दिखाई दिया। निराशा के उस गहरे अंधेरे में लिन मुलान पागलों की तरह मुझे याद करने लगी। उसे वो गुशा याद आया जो उसके लिए एक छोटा सा केक खरीदने के लिए दिन में कई नौकरियां करता था। उसे वो गुशा याद आया जो उसकी बीमारी में रात रात भर उसके सिरहाने बैठा रहता था और एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंदता था। पछतावे का वो जहर अब एक जहरीले सांप की तरह उसे अंदर ही अंदर डस रहा था। बीजिंग में पतझड़ की एक शाम थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने अभी अभी बिजनेस की एक बहुत जरूरी मीटिंग खत्म की थी। बातचीत खत्म करके मैं अपनी मैबैक की पिछली सीट पर बैठा होटल वापस जाने की तैयारी कर रहा था। कार अभी अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकली ही थी कि ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाए। मिस्टर गू, रास्ते में कोई बारिश में घुटनों के बल बैठकर रास्ता रोके खड़ा है। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और बेरुखी से बाहर देखा। लिन मुलान मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और कार के सामने एक भीगे हुए चूहे की तरह घुटनों के बल बैठी थी। उसके वो खूबसूरत बाल अब उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। शीशा नीचे होता देख वो लड़खड़ाते हुए कार के दरवाजे की तरफ आई और उसके किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। गुशा, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हें एक और मौका दूं ताकि तुम मुझे फिर से खाई से नीचे धकेल सको। मैंने एक बड़ा काला छाता लिया, कार का दरवाजा खोला और कीचड़ में पड़ी लिन मुलान को नीचे झुककर देखा। छाते से टपकती ठंडी बारिश की बूंदें सीधा उसके चेहरे पर गिर रही थीं। लिन मुलान ने अचानक ऊपर देखा और खौफ से मुझे ताकने लगी। जाहिर है उसे मेरे पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा एक जंग लगी लोहे की आरी की तरह हो, जो धीरे धीरे उसकी रूह को चीर रहा हो और उसे छिपने की कोई जगह न मिल रही हो। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके दांत किटकिटा रहे थे और वो अपने बेइंतहा डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसकी इस लाचारी को देखकर मजा आ रहा था। मेरे मन में कोई दया नहीं थी, बस इंतकाम का सुकून था। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। बस तुम्हें इतना जानने की जरूरत है कि मेरी नजरों में तुम अभी क्या हो। तुम्हारी कीमत कीचड़ के एक गड्ढे के बराबर भी नहीं है। लिन मुलान पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और उसने कसकर मेरे पैर पकड़ लिए। उस कीचड़ ने मेरी खास तौर पर सिली हुई पैंट को गंदा कर दिया था। गुशा, मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। जी बाइयांग एक जानवर है। उसने मुझसे झूठ बोला और लिन परिवार को बर्बाद कर दिया। दादी अभी भी अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है और लिन परिवार अब पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर है। गुशा, अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके आंसू बारिश में मिल रहे थे। वो अपनी इस हालत से मेरे मन में पुरानी हमदर्दी जगाने की कोशिश कर रही थी। गुशा, मैं मां बनने वाली हूं। ये जी बाइयांग का बच्चा है, पर मैं कल ही इसे खत्म कर दूंगी। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। उसकी ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर मुझे घिन आ रही थी। पिछले जन्म में भी उसने इसी बच्चे का बहाना बनाकर मुझे मौत के करीब बुलाया था। वो मुझे खाई के किनारे ले गई और खुद अपने हाथों से मुझे नीचे धकेल दिया था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपना पैर उठाया और उसे बिना किसी दया के लात मारकर दूर कर दिया। लिन मुलान चीखी और कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरी। लिन मुलान, तुम तो अब मुझसे नफरत पाने के हकदार भी नहीं हो। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा और मेरा लहजा बर्फ की तरह ठंडा था।
तुम्हारा ये गिड़गिड़ाना और भीख मांगना मुझे नफरत से भर रहा है। मेरी आंखों को गंदा मत करो, दफा हो जाओ यहां से। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। लिन मुलान की चीख निकली और वो कीचड़ के गड्ढे में जा गिरी और गंदा पानी उछलकर उस पर गिर गया। मैं मुड़ा और कार में बैठ गया। मैंने दोबारा उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने बेरुखी से ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। जी मिस्टर गू। फोन की दूसरी तरफ असेन की आवाज हमेशा की तरह शांत और सधी हुई थी। ये खबर एकदम पक्की और भरोसेमंद है। लिन परिवार को अब हर तरफ से नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। देश का कोई भी बैंक अब उन्हें कर्ज देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वो अब विदेश की किसी काली कमाई वाली फाइनेंस कंपनी से संपर्क कर रहे हैं। वो बिचौलियों के जरिए अपने पुराने घर को गिरवी रखकर एक आखिरी कर्ज लेना चाहते हैं। काली कमाई वाली कंपनी, उस पुराने घर की बाजार में क्या कीमत होगी? वैसे तो उसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ होगी, पर अब लिन परिवार को पैसों की सख्त जरूरत है। और दूसरी तरफ वो बेरहम ब्लैक गोल्ड कैपिटल वाले हैं। मेरा अंदाजा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ का ही कर्ज देंगे और उस पर ब्याज भी आसमान छूने वाला होगा। 20 करोड़, क्या वो इतने के भी हकदार हैं? असेन, मेरी बात सुनो। अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करो और तुरंत पता लगाओ कि लिन परिवार ने उस कंपनी के किस आदमी से बात की है और उनकी मुलाकात कब और कहां होने वाली है।